चलिए, अब राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 63 बस इतना कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इनकी मुख्य भूमिका क्या है? उपराष्ट्रपति की दरअसल दो मुख्य भूमिकाएं हैं। पहली तो वही जैसा हमने अभी देखा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या वो अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना। ठीक है। और दूसरी भूमिका जो शायद उनके रोजमर्रा के काम के लिहाज से ज्यादा दिखती है वो ये है कि वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये अनुच्छेद 64 में लिखा है। पदेन सभापति, इसका क्या मतलब हुआ? पदेन सभापति का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाएगा वो अपने आप ही उस पद पर होने के नाते राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। उसे अलग से सभापति के लिए नहीं चुना जाता। अच्छा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनते ही वो राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। जी हाँ, और ये भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, राज्यों का सदन है, और उपराष्ट्रपति उसकी पूरी कार्यवाही का संचालन करते हैं। तो वो एक तरह से दोहरी भूमिका निभाते हैं। हाँ। लेकिन जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तब क्या राज्यसभा के सभापति का काम करते हैं? नहीं, ये अच्छा सवाल है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं तब वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते। अच्छा। उस समय उन्हें राष्ट्रपति वाली ही सारी शक्तियां, वेतन, भत्ते वगैरह मिलते हैं और राज्यसभा की अध्यक्षता उस दौरान उपसभापति करते हैं। ठीक है, इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, जैसे के.आर. नारायणन जी थे, वो उपराष्ट्रपति थे और फिर 1997 में राष्ट्रपति चुने गए। वो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी बने थे। उन्होंने दोनों भूमिकाएं निभाई। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों पद अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने ये स्थापित कर लिया कि भाई असली कार्यकारी शक्ति कहीं और है। हाँ। तो अब आते हैं उस केंद्र बिंदु पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 और 75। बिल्कुल, सरकार की असली धुरी, असली ताकत यहीं पर है। अनुच्छेद 74 बहुत साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, राष्ट्रपति सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं। हाँ, एक बार वो सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह देती है तो उन्हें माननी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो लिखा है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, लेकिन हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें परंपरा और बहुमत का सिद्धांत काम करता है। अच्छा। राष्ट्रपति उसी नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। आमतौर पर ये सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का नेता होता है। मतलब जिसके पास लोकसभा में एमपीज का बहुमत हो। जी हाँ, अगर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब भी उन्हें ऐसे ही व्यक्ति को चुनना होता है जिसके बारे में उन्हें विश्वास हो कि वो लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर सकेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली शक्ति लोकसभा के विश्वास में है। वो 1996 वाला उदाहरण याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का। हाँ बिल्कुल। बहुमत साबित नहीं कर पाए और 13 दिन में ही सरकार गिर गई थी। हाँ, वो घटना संसदीय व्यवस्था में बहुमत के महत्व को एकदम साफ दिखाती है। प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद, मतलब सारे मंत्री, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से? हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या किसी अहम मुद्दे पर सरकार हार जाए लोकसभा में, तो सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यही संसदीय लोकतंत्र का आधार है। तो राष्ट्रपति नियुक्त तो करते हैं, लेकिन शक्ति का स्रोत लोकसभा का बहुमत है। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के सलाह पर। असल भी प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि उनकी टीम में कौन कौन मंत्री बनेगा और किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। समझ गए। तो ये तिकड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, ये मिलकर कार्यपालिका का मुख्य ढांचा बनाते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पद का जिक्र है हमारे स्रोतों में, भारत के महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76। इनकी क्या भूमिका है? हाँ, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, आप यूं समझिए कि ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार या सबसे बड़े वकील होते हैं। सरकार के वकील? जी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति की मर्जी तक ही अपने पद पर रहते हैं। मतलब इनका कोई निश्चित कार्यकाल संविधान में तय नहीं है। अच्छा,
तो जब सरकार को किसी कानूनी मसले पर सलाह चाहिए होती है या मान लीजिए कोर्ट में कोई केस है, सरकार का पक्ष रखना है, तब इनका रोल आता है। बिल्कुल। इनका मुख्य काम ही यही है कि ये सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह दें, राष्ट्रपति जो भी कानूनी काम उन्हें सौंपें वो करें और भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पेश हों। उन्हें भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं ले सकते क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। मतलब वो सरकार का हिस्सा तो है एक तरह से, कानूनी सलाहकार के तौर पर संसद सदस्य नहीं है। जी, ये उनकी भूमिका की स्वतंत्रता और उनकी विशेषज्ञता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वो सरकार के पक्षकार होते हैं, लेकिन उनकी सलाह कानून पर आधारित होती है, राजनीति पर नहीं। तो अगर हम अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, उपराष्ट्रपति उनके सहायक और राज्यसभा के सभापति हैं, प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख हैं जो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं, और महान्यायवादी सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। ये तो एक काफी जटिल लेकिन संतुलित व्यवस्था लग रही है। निश्चित रूप से। अगर हम एक बहुत ही संक्षिप्त पुनरावलोकन करें तो राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख, अप्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्र की एकता का प्रतीक, नाम मात्र की कार्यकारी शक्ति, उपराष्ट्रपति, मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी, ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यकारी शक्ति इन्हीं के पास। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व असल में सरकार यही चलाते हैं। सही। महान्यायवादी सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। ये पूरी संरचना, जैसा आपने कहा, एक तरह के शक्ति संतुलन पर टिकी हुई है। हाँ, और शायद यही संतुलन भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत भी है और ताकत भी। एक तरफ राष्ट्र की गरिमा, स्थिरता, निरंतरता का प्रतीक है राष्ट्रपति, तो दूसरी तरफ जनता के प्रति सीधी जवाबदेही और रोजमर्रा के शासन को चलाने वाली वास्तविक शक्ति है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है। भारत का राष्ट्रपति है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब राष्ट्र का प्रमुख, लेकिन असली शक्ति है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के प्रमुख, प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास। और इसी संतुलन की वजह से भारतीय लोकतंत्र इतने सालों से मजबूती से चल रहा है। ये सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन का वो सिद्धांत है जो हमारी पूरी व्यवस्था को टिकाऊ बनाता है। बिल्कुल, ये संतुलन ही इसे लचीलापन भी देता है और मजबूती भी। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने ये तो चर्चा की कि राष्ट्रपति आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर कभी कोई ऐसी असाधारण स्थिति आ जाए किसी बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच गंभीर असहमति हो। मान लीजिए राष्ट्रपति को लगे कि जो सलाह दी जा रही है वो संविधान के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति के समाधान के लिए हमारा संविधान या जो हमारी परंपराएं विकसित हुई हैं वो क्या मार्गदर्शन देती हैं? हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये संविधान की व्याख्या की परतों में और हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनकी गहराई में उतरने को मजबूर करता है। इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा।